Good afternoon, everyone. I, Surbhi Anand, welcome you all for the virtual in-house training session on the topic अभिनव प्रयोगों से सज्जित व्याकरण शिक्षण एवं आनंदपूर्ण अधिगम. And this will be conducted by Rekha Mishra ma'am. We are thankful to COE Patna, Mr. Tarun Kumar, for organizing such session. From here onwards, Rekha Mishra ma'am will continue. Over to you, ma'am. Thank you, Surbhi. Good afternoon, all of you. आज की ये जो कार्यशाला है उसको शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगी अपने स्कूल संस्थान मैनेजर रागिनी मैम को। साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहूंगी राहुल सिंह सर जो कि हमारे प्रिंसिपल हैं। इसके साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूंगी COE पटना श्री तरुण कुमार सिंह को, जिन्होंने ये कार्यशाला आयोजित करने में हमारा मार्गदर्शन किया है। आज के मेरे इस कार्यशाला का विषय है अभिनव प्रयोगों से सज्जित व्याकरण शिक्षण एवं आनंदपूर्ण अधिगम। तो आज किस प्रकार से हम अपने व्याकरण को नए नए तरीकों से बच्चों को पढ़ाएं जिससे उन्हें पढ़ने में आनंद आए और उस नियम को, उस शास्त्र को वो बहुत आसानी से समझ पाए और उसको सीखे। आज इसी की चर्चा हम लोग इस कार्यशाला में करेंगे। तो देखते हैं, चलिए। प्राइमरी कक्षाओं में जब भी हम जाते हैं हम देखते हैं कि किसी भी परिभाषा, चाहे वो संज्ञा हो, संज्ञा के विकारिक तत्व हो गए, अविकारिक तत्व हो गए, जब उनको समझाया जाता है तो उनकी परिभाषाओं को याद कराने पर ज्यादा बल दिया जाता है। बिल्कुल वो याद करवाया जाए, लेकिन हमें उसमें बच्चों को खेल खेल में सिखाना है। व्याकरण के प्रयोग पर हमको अधिक बल देना होगा, ना कि जैसे संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, उससे शुरुआत ना की जाए, बल्कि बच्चों को संज्ञा का प्रयोग करना सिखाया जाए, सर्वनाम का इस्तेमाल किस तरीके से करना है वो सिखाया जाए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ये सब बातें शुरू करने से पहले मैं बात करना चाहूंगी कुछ अपने अनुभवों के बारे में। जब मैंने प्राइमरी कक्षा में पढ़ाना शुरू किया था, कक्षा 1, कक्षा 2, क्लास 1, 2 में जब जाते थे क्लास में, तो उस समय जब संज्ञा पढ़ाते थे तो उस समय मेरा ये तरीका था, मैं बच्चों से पूछा करती थी, जैसे संज्ञा पढ़ाना है मुझे, बच्चों से पूछा करती थी कि बच्चों आप अपने आसपास में कोई ऐसी चीज देखो या फिर ऐसी चीजों को ढूंढें जिनका नाम नहीं है। अब छोटे बच्चे बड़े मजे से इधर उधर देखते और ढूंढते, क्योंकि अब वो उसको खेल खेल में सीखना चाह रहे थे। वो इधर उधर देखते और ढूंढते कि मैम को कोई ऐसा नाम बताए जिसका नाम ही ना हो। कभी बोलते मैम ब्लैक बोर्ड, हम उनको बोलते ब्लैक बोर्ड, बेटा तो आपने इसको ब्लैक बोर्ड क्यों बोला, इसका तो नाम हुआ ब्लैक बोर्ड। फिर वही बच्चे फिर दिमाग लगाते मैम फैन या पंखा, तो उनका क्यों पंखा क्यों बोला बेटा आपने इसको, क्यों, अब ये क्या है, ये है तो पंखा ही। तो यस मैम, जब वो अपना प्रयास कर लेते, पूरी तरह से हार जाते, तब फिर वो बोलते यस मैम ऐसी तो कोई चीज नहीं है जिसका नाम नहीं होता है। तब फिर बच्चों को हम समझाते कि हाँ बेटा, सभी नाम जो भी हैं वो क्या कहलाते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। उसी प्रकार से अगर हम सर्वनाम पढ़ाया करते थे, उस समय अगर हम सर्वनाम को मैंने इस तरीके से दिखाया, आप सभी शिक्षकों के पास भी पक्का ऐसी कई युक्तियां होंगी जिसे आप अपने बच्चों को समझाने की कोशिश करते होंगे। सर्वनाम को जब समझाया जाता तो उस समय ऐसे हम इसको यूज करते कि देखो क्लास में बच्चे जो हैं बेटा वो हर तरीके के बच्चे होते हैं, ठीक है। संज्ञा जो है वो बहुत सीधा साधा बच्चा है, संज्ञा जो है वो बहुत सीधा साधा बच्चा है, और सर्वनाम जो है वो थोड़ा सा शैतानी करने वाला बच्चा है। वो क्या करता है, आता है संज्ञा के पास, वो सीधे बच्चे के पास आता है, उसको थोड़ा सा धक्का देता है या उसे हटाने की कोशिश करता है और उसकी जगह पे आके और खुद ही वो बैठ जाता है, ठीक है। तो बच्चों के ध्यान में ये आ गया कि हाँ सर्वनाम वो शब्द है जो संज्ञा की जगह में आ जाते। फिर बच्चों को मैंने समझाया
कि सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा को हटा देते हैं और संज्ञा के बदले वो खुद आके वहां पर बैठ जाते हैं। तो जूनियर क्लासेस में हम लोग इस तरीके से बच्चों को संज्ञा और सर्वनाम हमेशा सिखा सकते हैं। बहुत आसानी से वो समझ जाएंगे कि संज्ञा क्या चीज होता है और सर्वनाम को हम किस तरीके से अपने व्याकरण में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप शिक्षकों के पास भी कुछ ना कुछ ऐसे अनुभव जरूर रहे होंगे। अगर आप यहाँ पे अपने अनुभव को बांटना चाहते हैं तो प्लीज आप लोग बांटिए। जी मैम, हाँ। मैं कुछ कहना चाहूंगी। हाँ, बिल्कुल बोलिए ना। आपने बहुत अच्छा कहा कि छोटे बच्चों को क्लास 1, 2, 3 में आप अपने तरीके से पढ़ाती हैं, और मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं छोटे बच्चों को कविता के माध्यम से परिभाषा को समझाने की कोशिश करूं। तो सबसे पहले मैं कविता के माध्यम से ये बताती हूँ। संज्ञा के बारे में अगर बताना होता है तो मैं कहती हूँ नाम वाले शब्द, किसी भी नाम वाले शब्द को हम संज्ञा कहते हैं। तो मैं कविता के माध्यम से उन्हें इस तरह से समझाती हूँ। नाम वाले शब्द हैं जी, नाम वाले शब्द हैं, रोज इस्तेमाल होते नाम वाले शब्द हैं। देखो ये कितने प्यारे नाम वाले शब्द हैं। राजू मोहन किसी का भी नाम, नाम वाले शब्द हैं। कोई भी वस्तु हो, नाम वाले शब्द हैं। कुर्सी, मेज, किताब, पेन, नाम वाले शब्द हैं। हर जगह इस्तेमाल होते ये नाम वाले शब्द हैं। किसी जगह का नाम, नाम वाले शब्द हैं। इंडिया, हिमाचल, पंजाब, बिलासपुर, नाम वाले शब्द हैं। रोज होते इस्तेमाल ये नाम वाले शब्द हैं। तो इस तरह बच्चे कविता में काफी इंटरेस्ट लेते हैं और उस परिभाषा को याद करने की फिर कोशिश करते हैं, क्योंकि परिभाषा में काफी शुद्धता और सुस्पष्टता होती है, जिसे समझने में बच्चे को काफी कठिनाई होती है। लेकिन कविता के माध्यम से वे परिभाषा को बहुत आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद रजनी मैम, आपने बहुत अच्छा तरीका बताया बच्चों को इस तरीके से अपनी बात को समझाने का। जिस तरीके से आपने अपनी बात को समझाया, बिल्कुल उसको हम बोलेंगे लयात्मक नवाचार। बाल मन जो होता है वो लय की तरफ ज्यादा आकर्षित होता है ना। हमने देखा है अंग्रेजी जैसे विषय में भी शुरुआती कक्षाओं में ABCD को किस तरह से अगर हम गा गा के उसको याद करवाते हैं तो बच्चे उसको बहुत जल्दी याद कर लेते हैं। तो क्यों ना हम भी अपने हिंदी विषय में इस तरीके को अपनाएं और बच्चों को परिभाषाओं को समझने और साथ में याद करने में उनको मदद करें। चलिए ठीक है, लेकिन अगर जैसे 2005 की जो आपकी पाठ्यचर्या है उसके अनुसार बोला गया है कि अगर प्राइमरी सेक्शन में के स्तर पर अगर पाठ्यक्रम बनाया जाता है तो उसमें शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। एक शिक्षक जो पढ़ाता है वो अपने जिस विषय और जिस स्तर पे पढ़ाता है, अगर वो पाठ्यक्रम बनते समय अगर उसमें अपना योगदान दे तो वो बहुत अच्छी बात है। अगर हम देखते हैं अपने 9th, 10th, 8th की कॉपीज में कि आज भी हमको अशुद्धियां मिलती हैं, है में अशुद्धियां मिलती हैं, हमको में अशुद्धियां मिलती हैं। बच्चों को ड़ और ढ का प्रयोग करने में दिक्कत महसूस होती है। तो हमें बच्चों का सबसे पहले संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण ये तो बच्चों को आगे क्लासेस में पढ़ना ही है। 3, 4, 5 इन सब क्लासेस में वो पढ़ेंगे ही, लेकिन अगर हम 1, 2 में ही इन सारे आधारभूत अवधारणाओं को हम बच्चों के मन में बैठा दे तो उनसे ये गलती होना ही मतलब बहुत हद तक हम कम कर सकते हैं। इनकी इन अशुद्धियों को हम बहुत हद तक कम कर सकते हैं। चलिए तो देखिए, अगर इसी लयात्मक नवाचार, नवाचार का सबसे पहले अर्थ क्या है? नवाचार का अर्थ होता है न, ये शब्द जो है नवाचार वो अपने आप में ही बोलने वाला शब्द है। न से होता है नवीन यानी कि नए। व से हो गया विशिष्ट प्रयोग धर्मी उपाय। हम अपने शिक्षण में ऐसे विशिष्ट प्रयोग धर्मी उपायों का इस्तेमाल करें जिससे बच्चा जो है उसको आत्मसात कर पाए या हम अपने उस सीखी गई चीज को वो अपने में उतार सके। अगर उसके बाद देखिए आगे देखते हैं चार से होता है चारुतापूर्ण शिक्षण शैली।
चारुतापूर्ण शिक्षण शैली का ये अर्थ होता है कि हम अपने शिक्षण में मतलब उसको खोलें, नई नई चीजों को अपनाएं, शिक्षण शैली में हम नई नई चीजों को ग्रहण करें, हम शिक्षण में निवेश करें। निवेश करने का यहाँ पे क्या अर्थ होता है? यहाँ पे निवेश करने का अर्थ है अपने विषय के साथ एक निष्ठ होना, उसमें अपनत्व की भावना लाना। जब तक हम अपने विषय के साथ एक निष्ठ नहीं होंगे, उसके साथ अपनत्व की भावना नहीं रखेंगे, हम बच्चों के लिए कुछ भी करने में सक्षम नहीं होंगे। तो नवाचार का अर्थ ही यही है कि हम अपने शिक्षण में नए नए पढ़ाने के तरीकों और ऐसे तरीकों का उपाय करें जिससे बच्चों को पढ़ने में को व्याकरण एक ऐसा विषय है जो बच्चों को समझने में कठिनाई होती है, तो हम उसको आसान करेंगे और बच्चे उसको बहुत ही आसानी से खेल खेल में सीख जाएंगे। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं बच्चों को किस प्रकार से वचन की भी बच्चों पहचान करने में दिक्कत होती है ना। कभी वो कहाँ एक वचन है, कहाँ वो बहुवचन है, किस प्रकार वो उसको इस्तेमाल करें, कहाँ उनको बिंदी लगानी है, कहाँ नहीं लगानी, उनको इसका पता भी नहीं चलता है। ठीक है, तो हम अगर बच्चों को इस लाइन के माध्यम से अगर हम सिखा पाए कि वचन यह वह एक है, ये कुछ पंक्तियां हैं जिसकी मदद से बच्चों को हम वचन की पहचान करा रहे हैं। यह वह एक है, ये वे अनेक हैं, मैं हूं, आप हैं, तुम हो। अगर मैंने इसको एक लयात्मक नवाचार के माध्यम से बच्चों के दिमाग में इस लाइन को मैंने अभी से बैठा दिया, तो बच्चे इसका प्रयोग करना आराम से सीख जाएंगे। देखिए फिर से, यह वह एक है, ये वे अनेक हैं, मैं हूं, आप हैं, तुम हो। मैंने बच्चों को ये चीज बताई और इसके बाद मैंने बच्चों को एक कार्य पत्रिका दे दी जहां पर वो क्रियाओं का सही सही उपयोग करना सीख जाएंगे। जैसे मैंने दिया उनको, यह एक पेड़ डैश, मैंने उसको छोड़ दिया। बच्चा कहेगा कि मैम यह के साथ तो एक आता है ना, तो यह के साथ एक है तो है आएगा, वैसे ही यह एक बल्ला है आएगा। बच्चे अपने आप इस कार्य को करने के लिए प्रेरित होंगे और इस काम को वो आगे करते चलेंगे। जैसे फिर मैं एक अच्छा बालक हूं, मैं के साथ किसका प्रयोग हुआ? हूं का प्रयोग हुआ। हमने उनको इन पंक्तियों में सिखाया है कि मैं के साथ हूं का प्रयोग होता है। बच्चे ने इसको सीखा कि अच्छा यहाँ तो मैं है तो यहाँ पर हूं आ जाएगा, मैं एक अच्छा बालक हूं। हमने कहा यह और वह एक है, हमेशा ये एक वचन में ही रहते हैं, तो बच्चे ने जाना कि वहां पर है का प्रयोग होगा। इसी प्रकार से उसने जाना कि मैं के साथ हूं है तो वहां हूं, जहां भी मैं आएगा बच्चा वहां पर हूं का प्रयोग करेगा। उसी प्रकार से हमारी लाइन थी कि ये वे अनेक हैं। ये वे अनेक हैं, इसका क्या अर्थ है कि ये जो है वो बहुवचन है, तो ये हमेशा बहुवचन शब्द के साथ ही आएगा। जैसे ये खिलौने हैं, तो बच्चा समझ गया कि ये जो है वो बहुवचन है, तो उसके साथ क्या आएगा? है आएगा। इसी प्रकार से आप हैं, आप वैसे तो एक वचन होता है क्योंकि, लेकिन ये आदर देने वाला शब्द है, तो यहाँ पर इसके साथ हमेशा है के साथ बिंदी का इस्तेमाल होता है। हम बच्चों के दिमाग में ये डालें कि पता है बेटा, जो आप है वो बिंदु से और चंद्र बिंदु से बहुत ही ज्यादा लगाव रखता है ना। वो दोनों फ्रेंड्स हैं, है ना। आप जो है वो बिंदु और चंद्र बिंदु दोनों का वो फ्रेंड है। तो आप जहां भी देखेगा बच्चा कि आप आ रहा है, वो समझ जाएगा कि हाँ, जहां आप है तो वहां पर क्या आ जाएगा? है आएगा या फिर चंद्र बिंदु आएगा। जैसे कि देखिए, आप कहाँ जा रहे हैं, डैश जहां था, बच्चे अगर मैंने बच्चे से पूछा तो बताओ तो बेटा यहाँ पे क्या आएगा? आप कहाँ जा रहे हैं। अब वहां है का इस्तेमाल नहीं करेगा, वो पहले ही जानता है कि आपके साथ हमेशा जब है आएगा तो वहां पे बिंदी आएगी। आप यहाँ बैठ जाएं, फिर से यहाँ आप आया, आप यहाँ बैठ जाएं, जाएं के ऊपर चंद्र बिंदु आ जाएगी। तो इस प्रकार से बच्चा जो है वो वचन जहां पर भी होगा वो सीख जाएगा कि कहाँ उसे है का प्रयोग करना है, कहाँ उसे हैं का प्रयोग करना है। जहां भी मैं आएगा तो वो हूं का प्रयोग करेगा, आपके साथ हैं या फिर चंद्र बिंदु का इस्तेमाल करेगा, और उसी प्रकार से तुम जहां आएगा तो वो उसके साथ हो का इस्तेमाल करेगा। तो प्राइमरी शिक्षण में कक्षा 1 और 2 की जब हम बात करते हैं
तो हमको बच्चों को ये सिखा देना है बहुत अच्छे तरीके से, ताकि वो आगे की कक्षाओं में जाकर बार बार इस गलती को ना दोहराएं। इसी प्रकार से देखिए, और भी हैं और हैं का प्रयोग इस तरीके से बच्चे करते हैं और उसमें गलतियां होती हैं, उनको हम सिखाते हैं। अब हम बच्चों से ही पूछेंगे, प्रश्न पूछते हुए उनको उनकी पढ़ाई को सिखाएंगे। कैसे? आकाश पर बादल छाए हैं, आकाश में बादल गरज रहे, बच्चे खेल रहे हैं। बच्चों से हम पूछेंगे कि बेटा ये जो पंक्तियां आप लोग को दी गई हैं उसे ध्यान से पढ़िए, और पढ़ते हुए आप देखिए तो कि है के नजदीक या है के नजदीक सबसे नजदीक में कौन सा शब्द है या वर्ण है। बच्चे आपको बताएंगे कि शब्द मैम छाए हैं, या फिर बोलेंगे मैम यहाँ पे तो रहे हैं। तो हम बोलेंगे कि ठीक है बेटा और नजदीक जाओ और देखो कि वहां पे कौन से वर्ण सबसे नजदीक में आ रहे हैं। आपको वर्णों को ध्यान देना है। बच्चे और ध्यान से देखेंगे तो वो देखेंगे कि बोलेंगे मैम यहाँ पे तो ए है कि पहले ए आया है। उसी प्रकार से हम देख रहे हैं आकाश में बादल गरज रहे हैं, वहां पर भी है से पहले जो है एक ही मात्रा है। बच्चों ने ये ध्यान दिया और खुद ही आपको बताया कि मैम यहाँ पे तो है से पहले ए आ रहा है। तो आप बच्चों से क्या बोलेंगे? बिल्कुल, बहुत अच्छा। आपने क्या किया बच्चों? आपने बहुत अच्छा, आपने तो अपने नियम जो है वो खुद ही निकाल लिया कि जहां भी आपका है आएगा और उससे पहले अगर ए है तो वहां पर बिंदी आएगी। अब ये बच्चे जो हैं वो अपने अनुभव करते हुए अधिगम कर रहे हैं, मतलब सीख रहे हैं। और सीबीएसई का मानना भी है कि बच्चों को खेल खेल में ही सिखाना है, उनके अनुभवों के द्वारा ही उनको सिखाना है। फिर हमने देखा ये तो पुल्लिंग शब्द हो जाते हैं। नियम भी हमारा बन गया कि जो पुल्लिंग शब्दों के साथ है आता है और अगर उसके साथ में मुख्य क्रिया होती है तो वहां एक की मात्रा हो जाती है और साथ में उन पे बिंदी आ जाती है। ठीक है, अब नीचे हम आए देखते हैं स्त्रीलिंग शब्द, है ना। एक यहाँ देख लीजिए, बच्चा खेल रहा है, और भी 3 पंक्तियां। बच्चा खेल रहा है, वह बाजार में बर्तन बेचता है, बालक पढ़ता है। बच्चों से हमने इन पंक्तियों को भी पढ़वाया, बच्चों ने उसको बहुत आराम से पढ़ा। फिर मैंने कहा कि अच्छा बच्चों बताओ तो यहाँ पे क्या हो रहा है। तो क्योंकि अब उन्होंने पहली पंक्तियों में देख लिया है, वो फिर से बोलेंगे कि मैम यहाँ तो आ की मात्रा आ रही है। अब वो इधर उधर नहीं जाएंगे और आपको बताएं मैम बच्चा खेल रहा है में है से पहले आ की मात्रा आई है, और उसी प्रकार से वह बाजार में बर्तन बेचता है, तो वहां पे भी क्या आ रही है से पहले आ की मात्रा आ रही है। इसी प्रकार से बालक पढ़ता है, उसमें भी उस बच्चे ने देखा और बताया कि मैम यहाँ पे तो आ की मात्रा आ रही है इसके सबसे नजदीक। तो बच्चों ने खुद ही अपना नियम बना लिया। हमने कहा बहुत अच्छा बेटा, आपने देखा कि जहां एक ही मात्रा है के नजदीक में वहां बिंदी आ रही है, और जहां पर आ की मात्रा आ रही है वहां पर बिंदी नहीं। बच्चे ने खुद ही अपना एक नियम बता लिया कि अच्छा ऐसी बात है, जब आर होता है तो वहां पर होता है, और जब ए होगा तो वहां पर क्या आ जाएगी? बिंदी। तो इस प्रकार से जो वो है और है में हमेशा गलती करते हैं, वो इस गलती को दूर करना जो है, मतलब गलती को दूर करेंगे, उसे कम करेंगे। उसी प्रकार से हम आगे अगर देखें, ये स्त्रीलिंग शब्दों के लिए भी हो सकता है। जैसे देख लीजिए, सड़क टूटी फूटी है। दूसरी अगर पंक्ति मैंने पढ़ी, सड़कें टूटी फूटी हैं। अब मैंने कहा कि ठीक है बेटा, आपने तो ऊपर नियम ढूंढा, अब इसमें आपको क्या समझ आ रहा है, यहाँ बिंदी क्यों नहीं आई है? सड़क टूटी फूटी है, इस है पे बिंदी क्यों नहीं आई है? बच्चा खुद ही बोलेगा कि मैम सड़क या इसके आसपास में तो कोई भी बिंदी नहीं थी, लेकिन नीचे जो है वो सड़कें टूटी फूटी हैं, यहाँ पर क्या है, उसको सड़के पर बिंदी दिखाई दे रही है, इसलिए वो बोलेगा कि मैम इस है पर बिंदी आई है ना। तो हमने बच्चों को खेल खेल में नियम तो हमने यही सिखाया कि जब एक वचन होता है तो वहां पर आता है, और जहां बहुवचन होता है वहां होता है पर बिंदी आ जाती है। अब बच्चे ने इस तरीके से उसके दिमाग में हमेशा के लिए रह जाएगा कि हाँ, जब एक वचन होता है वहां है होता है, और जहां बहुवचन होता है होता है।
और जब इस चीज को वो सीख लेगा तो उसके दिमाग में हमेशा, वो जैसे ही देखा कि ए है उसके आसपास में, वो तुरंत बिंदी लगा देगा, और अगर आ की मात्रा होगी तो वो वहां पर है लगा देगा। तो इस प्रकार से हमारी कोशिश ये रहेगी कि बच्चे जो है वो कम से कम गलतियां अपने हिंदी व्याकरण में करें। आगे देखते हैं। ये बच्चों अब छोटी क्लासेस में ही 2 या 3 क्लासेस में जब हम बच्चों को लिंग की पहचान करवाते हैं, ठीक है, जब हम बच्चों को लिंग की पहचान कराते हैं उसके बहुत सारे नियम होते हैं जो बच्चों को समझाना भी मुश्किल लगता है, साथ ही बच्चे उसको याद भी नहीं करना चाहते। और उनसे पूछा जाता है ये कौन सा शब्द है, पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है, इसको किस तरीके से समझाया जाए। तो इसके लिए देखिए, बच्चों को इसके लिए सबसे पहले तो वचन बदलना आना चाहिए। अगर बच्चे वचन बदल पाते हैं इन कक्षाओं में, बिल्कुल उनके लिए बहुत आसान रहेगा। जैसे दरवाजा, हमने उसका वचन बदला दरवाजे, गमला गमले, पत्ता पत्ते, जूता जूते, पर्दा पर्दे। हमेशा हम क्लास 2 में, क्लास 3 में हमेशा बच्चों को लिंग बदलना सिखाते हैं, वचन बदलना सिखाते हैं, बस उसी का ये भाग है ना। तो बच्चों ने इसका बदला वचन, दरवाजा का बना दिया दरवाजे, गमला का बना दिया गमले, पत्ता का बना दिया पत्ते, जूता का बना दिया जूते, और पर्दा का बना दिया पर्दे। ठीक है, अब मैंने कहा कि ठीक है बेटा आपने इसको बदला तो, लेकिन आपने कुछ ध्यान दिया? तो बच्चे इसको ध्यान से देखेंगे, दरवाजे हैं, गमले हैं मैम, पत्ते हैं, जूते हैं, पर्दे हैं। तो बच्चा ध्यान से देखेगा, बोलेगा मैम यहाँ तो बिंदी नहीं आई। तो हम बोलेंगे बच्चों से कि ठीक है बेटा अपने घर में थोड़ा देखो तो, आपके घर में कौन बिंदी नहीं लगाता है। बच्चों के दिमाग में झट से आ जाएगा कि उसके घर में जो भी पापा हैं, दादाजी हैं, वो क्या करते हैं, वो बिंदी का प्रयोग नहीं करते हैं। बिल्कुल, हम बिल्कुल वहीं पे बता देंगे उनको कि बिल्कुल जिस प्रकार से जिन शब्दों में बिंदी का प्रयोग नहीं होता है या बिंदु नहीं आता है बेटा, वे शब्द जो हैं वो हमेशा पुल्लिंग होते हैं। बच्चे ने भी बड़े आसानी से इसको समझा कि ओ ऐसी बात है ना। जिन शब्दों में बिंदी नहीं आती यानी वो तो पापा वाले शब्द हो गए, वो तो पुल्लिंग हो गए। बच्चा हमेशा अब इसको ध्यान में रह जाएगा, उसको फट से याद आ जाएगा इसमें बिंदी नहीं है, यानी ये कौन सा शब्द है, पुल्लिंग शब्द है। अब इसके बाद देखिए, कुछ और भी ऐसे शब्द होते हैं जिनके वचन नहीं बदलते हैं, जैसे फल हो गए, फल हो गया, घर हो गया, पेड़ हो गया, ऐसे शब्द जिनके वचन नहीं बदलते हैं। तो ऐसे शब्द जो होते हैं बेटा, ये भी हम उनको बताएंगे कि ये क्या होते हैं। ये होते हैं आपके पुल्लिंग शब्द। तो बच्चों ने ये सीख लिया, तो जो बिंदी वाले शब्द नहीं होते हैं, जिसमें बिंदु नहीं है, वो भी आपका पुल्लिंग शब्द, और ऐसे शब्द जिनका वचन नहीं बदलता वो भी क्या है, आपके पुल्लिंग शब्द है। तो बच्चे के ध्यान में ये हमेशा के लिए हो गया। अब उसी प्रकार से हम आगे की बात करें तो स्त्रीलिंग शब्दों को हम उनको समझाएंगे। स्त्रीलिंग शब्द क्या है, फिर से हमने उनको कुछ वर्ड्स दिए, उनके सामने कुछ हमने शब्द रखे, इसको ध्यान से देखिए बेटा। ये है पत्ती, वचन बदलो इसका, बच्चे बोलेंगे पत्तियां। फिर से हमने उसको दिया शब्द सड़क, सड़कें। फिर हमने बोला नहर, नहरें, नदी, नदियां, कहानी, कहानियां। और इस प्रकार से जब हमने बच्चों से इन शब्दों का वचन बदलाया तो फिर उन्होंने देखा, मैंने कहा अब इसमें क्या कुछ खास बात नजर आती है बेटा आप लोगों को? बच्चे आपको बताएंगे मैम इन सब में तो लाइन से कहीं बिंदु आ रहा है तो कहीं चंद्र बिंदु आ रहा है। तो उनका बिल्कुल ठीक। अब आप ध्यान करो कि आपके घर में आप देखो कौन है जो ऐसा है जो बिंदी का इस्तेमाल करता है। बच्चों के ध्यान में फट से आ जाएगा कि अच्छा मम्मी लोग तो हमारे घर में बिंदी लगाते ही हैं। तो हम कहा बिल्कुल ठीक, ये क्या हो गया बेटा, ये स्त्रीलिंग वाले शब्द हो गए। ठीक है, तो ऐसे करके हम बच्चों को समझाने का प्रयास करेंगे। पत्तियां, सड़कें, नहरें, नदियां, कहानियां, सब में कहीं ना कहीं बिंदु और चंद्र बिंदु का उपयोग हुआ है। और बच्चे इस चीज को बहुत अच्छे से पहचान जाएंगे कि जहां बिंदु है वहां वो स्त्रीलिंग शब्द है, और जहां बिंदु नहीं है वो पुल्लिंग शब्द है। इस तरीके से बच्चे जो है अपने व्याकरण को बहुत आसानी से सीखते चले जाएंगे। आगे देखते हैं। बच्चों का कभी कभी ड़ और ढ वर्णों
में जब उच्चारण करते हैं तो उसमें भी बच्चों को अंतर नहीं पता चलता है। आज की इस कार्यशाला में लयात्मक नवाचार को ज्यादा जोर दिया जा रहा है, तो इनको क्यों ना हम एक छोटी कविता या छोटे पंक्तियों के माध्यम से, ऐसी कोई रचना के माध्यम से हम बच्चों को ड और ध वर्णों में अंतर करना सीखना पड़े। तो इसको इस तरीके से सिखाया जा सकता है। ड़ व ढ वर्णों में बच्चों अंतर क्या है जाने हम, ये दोनों हैं जुड़वा से पर कुछ अंतर पहचाने हम। किसी शब्द में सबसे पहले कभी नहीं आते हैं ये, बाकी किसी जगह भी आकर झट घुल मिल जाते हैं ये। दांत से ऊपर मुंह का हिस्सा, ड़ को इससे प्यार है जी, मुंह की छत पर ड़ का अपना पूरा ही अधिकार है जी। हम बच्चों को ये कविता पढ़ पढ़ के बता रहे हैं और उन्हें समझा रहे हैं। ठीक है, हमने बताया इन्हीं पंक्तियों से बच्चों को ये भी पता चल रहा है कि ड़ और ढ जो है वो बीच की पंक्तियों, मतलब किसी भी शब्द में शुरू में तो नहीं आते हैं। बच्चों को इतना नॉलेज हो गया कि ये जो दोनों वर्ण हैं ये किसी भी शब्द के शुरुआत में तो नहीं आते हैं, बाकी बीच में ही इन वर्णों का उच्चारण किया जाता है या इन वर्णों का प्रयोग किया जाता है शब्दों में। तो बच्चों को ये भी पता चल रहा है। देखिए, ड़ व ढ वर्णों में बच्चों अंतर क्या है जाने हम, ये दोनों हैं जुड़वा से पर कुछ अंतर पहचाने हम। किसी शब्द में सबसे पहले कभी नहीं आते हैं ये, बाकी किसी भी आकर झट घुल मिल जाते हैं ये। दांत से ऊपर मुंह का हिस्सा, ड़ को इससे प्यार है जी, मुंह की छत पर ड़ का अपना पूरा ही अधिकार है जी। बादल गड़गड़ बिजली कड़कड़, गड़गड़ कड़कड़ शोर हुआ, सोचो जब ड़ बोल रहे थे इसने मुंह को किस जगह छुआ। चढ़ी चढ़ाई करे पढ़ाई, कढ़ी बनेगी चढ़ी कढ़ाई। ड़ में जीभ खेलती देखो मुंह की छत संग छुअम छुआई। कड़वा काढ़ा काढ़ा कड़वा, कड़वा काढ़ा कौन पिए, ऐसा कह के देखो बच्चों ड़ दोनों सीख लिए। तो इस प्रकार से बच्चे जो हैं इन लयात्मक नवाचार के माध्यम से ड़ और ढ वर्णों के उच्चारण में ध्यान देंगे और उनका इस्तेमाल करना भी सीखेंगे। बच्चों ने देखा कि जब ड़ का उच्चारण होता है तो ड़ क्या करता है, उच्चारण करके जब हम देखेंगे तो ऐसा लगता है कि जीभ जो है वो मुंह की छत को थोड़ा सा छूती है और वहां से हट जाती है। इसी प्रकार से जब ड़ बोलते हैं तो कहाँ हमारा जीभ जो है वो अपने मुंह में स्पर्श करता है या छूता है। तो बच्चे इस तरीके से ड़ और ढ दोनों में अंतर करना सीखेंगे और इसके प्रयोगों में गलती जो उनकी होती है उसको भी करना वो कम कर देंगे। इसी प्रकार से श षटकोण मूर्धन्य श, बच्चों के इस उच्चारण में भी बहुत गलतियां होती हैं। दंत श, तालव्य श या फिर मूर्धन्य श जिसको बोला जाता है। ठीक है, तो इसको भी हम लयात्मक नवाचार के माध्यम से, लय के माध्यम से बच्चों को इसको समझा सकते हैं। इसके लिए भी कई काव्य पंक्तियां बनाई गई हैं, जैसे देख लीजिए। श ऊपर दांतों से ऊपर, मुंह का हिस्सा जान लिया, बहुत गर्म खाने से जलता यह हिस्सा पहचान लिया। हम बच्चों को बताएंगे कि जब हम कभी बहुत गर्म खाना खाते हैं तो हमारे मुंह का जो हिस्सा जो है वो जलता है, वही से श का उच्चारण होता है। और जब हम श बोलते हैं और श बोलो जब हवा इसी हिस्से को छूकर आती है और इसके उच्चारण की हमको यह पहचान कराती है। श में मुंह की छत को थोड़ा जीभ छुआ करती है जी, स से थोड़ी सीटी गाढ़ी अधिक हुआ करती है जी। भाषा भाषण में श आए इसी बात पर ताली है, श से सरबत श से शोहरत, श की शान निराली है। दांत से ऊपर मुंह का हिस्सा, स को इससे प्यार है जी, मुंह की छत पर श का अपना पूरा ही अधिकार है जी। दांत से ऊपर मुंह का हिस्सा, स का हिस्सा याद रहे और मुंह की छत से प्यारे बच्चों श का हिस्सा याद रहे।
तो इस प्रकार से हम लयात्मक नवाचार के माध्यम से बच्चों को हमेशा आगे सिखाते चले और उनकी होने वाली अशुद्धियों को, अगर हम प्राइमरी शिक्षण के दौरान ही खत्म करने का प्रयास करें तो धीरे धीरे उनकी जो ये अशुद्धियां हैं वो खत्म होना शुरू हो जाएंगी। इसी प्रकार से बच्चों की बहुत ज्यादा गलती होती है, कहाँ बच्चों को की का प्रयोग करना है और कहाँ बच्चों को की का प्रयोग करना है। इन सारी चीजों में बच्चों की बहुत गलतियां होती है, हमको इसको देखना है। अगर हम बच्चों को कुछ पंक्तियां दे उनके सामने लेके, मैंने कहा बेटा इसको ध्यान से देखना, जो मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ उसको आप ध्यान से देखें और मुझे बताएं कि हाँ क्या आपको कुछ खास चीज नजर आती है। मैंने बोला यह रोहन की पुस्तक है। फिर मैंने बोला यह सोहन की पुस्तक है। फिर यह कुर्सी की बनावट है। बच्चों से मैंने बोला कि बच्चों इसको थोड़ा ध्यान से देखो और मुझे बताओ कि आपको की से पहले क्या समझ आ रहा है, वो कौन से शब्द है। बच्चे आपको बताएंगे, बोलेंगे मैम ये तो संज्ञा शब्द है, ये तो नाम है, ये क्या है, ये संज्ञा शब्द है। तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक। फिर मैंने कहा कि आप ध्यान दीजिए कि इन संज्ञा शब्दों के बाद जो की आ रहा है उसमें कौन सी मात्रा है, की कौन सी मात्रा है। बच्चे आपको बताएंगे कि ये जो है वो बड़ी ई की मात्रा है। बच्चों को अब खुद ये चीज पता चलेगी कि हाँ सही बात है ना, यहाँ तो ये संज्ञा शब्द है और जब भी ये संज्ञा के बाद आ रहा है कि, तो इसमें कौन सी मात्रा का प्रयोग किया जा रहा है, बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग हो रहा है। और बच्चे इसको बहुत आसानी से ग्रहण कर लेंगे कि अच्छा जहां भी संज्ञा शब्द आता है अगर हम उसके बाद की का प्रयोग करते हैं तो वहां पे क्या हो जाता है, की बड़ी मात्रा आती है, क में बड़ी ई की मात्रा आ जाती है। और इस प्रकार से बच्चे जो है जब भी उनकी पंक्तियों को लिखते समय उनके सामने कोई संज्ञा शब्द आ जाए और उसके बाद जब उनको की का प्रयोग करना होगा तो वो क्या करेंगे, क में हमेशा वो बड़ी ई की मात्रा को ही लगाएंगे। मैंने कहा ठीक है बेटा, आगे हम लोग देखते हैं, आगे की पंक्तियों को हम लोग देखते हैं। बच्चे देखेंगे, दादाजी ने कहा कि यह छड़ी उनकी है। फिर बचा के पढ़, या हमने ही पढ़ दिया, राम ने कहा कि यह पुस्तक उसकी है। मैंने कहा ठीक है। जैसे आपने देखा था ऊपर की पंक्तियों में कि की से पहले संज्ञा शब्द था, बच्चों यहाँ देखो तो कि इस की से पहले यहाँ पर कौन से शब्द है। बच्चे आपको बताएंगे कि मैम ये तो कहा है, कहा तो क्रिया शब्द है। बिल्कुल ठीक। जब भी क्रिया आएगी और क्रिया के बाद की का इस्तेमाल होगा तो हमेशा वहां पे जो है क में छोटी ई की मात्रा की इस्तेमाल की जाएगी या उनका प्रयोग होगा। तो इस प्रकार से हमने बच्चों को खेल खेल में ही उनसे ही नियम ढूंढवाते हुए और उनके दिमाग में डाल दिया कि ये जो है की और की का अंतर जो है उनको बहुत अच्छे से समझा दिया और उनको ये बता दिया कि हमको संज्ञा के साथ कौन सी की का इस्तेमाल करना है और क्रिया के साथ छोटी की का इस्तेमाल होगा। ये बच्चे ने आपसे बहुत आराम से सीख लिया और इस प्रकार से हमारा सूत्र जो है वो क्या बन जाएगा, नाम के बाद की और काम के बाद की। अगर बार बार जब हम बच्चों के सामने इन पंक्तियों को दोहराएंगे, नाम के बाद की और काम के बाद की, तो बच्चे इसको सीखेंगे। आइए आगे देखते हैं। आगे देख लेते हैं हम लोग। अब जैसे कि ठीक है, अब बच्चे हमको तो जैसे हम सबको पता है हिंदी हम लोग पढ़ाते आ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि कक्षा 1-2 से लेके ही ये चला जाता है आपके 8th क्लास तक, क्लास 8 तक ये सब सारे टॉपिक चले जाते हैं हमारे, है ना। फिर 9th में थोड़ा उसमें चेंजेस आते हैं। 10th में फिर जब पद परिचय का हम उपयोग करते हैं, पद परिचय जब हमारा टॉपिक आता है उस समय जो है हमको इसका जरूरत पड़ता है ना। तो बच्चों को संज्ञा की पहचान कराना भी हमको बहुत जरूरी है। बच्चे संज्ञा को अच्छी तरह से पहचान पाए, उनके प्रकार को अच्छी तरह से जान पाए, हमको इसी मतलब इसको बहुत अच्छे से हमको समझा देना। अब जब हम कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करते हैं तो वहां डेफिनेशन आता है या परिभाषा जो हम लोगों को सिखाते हैं
उसमें आता है कि किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, तो वो जो विशेष आता है, हमें बच्चों को ये समझाना है कि कोई वो विशेष किसी खूबी को नहीं बता रहा है, वो विशेष जो है वो किसी एक के लिए है। बच्चे इसको जाने, वो बार बार इसमें कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अगर हम बच्चों को संज्ञा को भी लयात्मक नवाचार के माध्यम से बच्चों को सिखाना चाहें संज्ञा को, तो बच्चे जो हैं इसको सीखने का प्रयास जरूर करेंगे। देखिए, चुटकी में संज्ञा पहचाने, बस नामों को संज्ञा माने, हो विशेष अगर कोई नाम, वह व्यक्ति वाचक ही माने। एक सचिन है और एक है लारा, एक है चंदा एक ध्रुव तारा, एक हिमालय एक है दिल्ली, अब न उड़े संज्ञा पर खिल्ली। एक व्यक्तिवाचक की शान, बच्चों इसका रखना ध्यान। खूब बसा लो मन में इसको, बहुत सही है यह पहचान। और जाति लिए है शब्द वही, होते जिनके रूप कई। गमला गमले, पत्ता पत्ते, कथा कथाएं, बस्ता बस्ते। सेब संतरा या अंजीर, हलवा हो या फिर अम्मी की। खेल फल फूल लता बिटक, नाम जातिवाचक है सब। और इनका वचन बदल जाता है। हम बच्चों को साथ साथ में बताएंगे कि जो जातिवाचक संज्ञा है, जब भी इनका प्रयोग किया जाता है तो क्या होता है, हमेशा हम इनका रूप जो है वो बदल सकते हैं, इनका वचन जो है हम वो बदल सकते हैं। वचन बदल इनको पहचाने, वचन बदल इनको पहचाने। अगर हम वचन किसी भी शब्द का बदल पाते हैं तो बच्चों को हम समझा देंगे। जहां भी हम जिन शब्दों का वचन बदल पाते हैं, बच्चों ध्यान रखना कि वो क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। भ्रम ना रखना मन में कुछ भी, इन्हें जातिवाचक ही माने। और म से ममता, म मिठास है, कुछ चाहने का नाम आस है। बचपन और बुढ़ापा हो, लगती सबको भूख प्यास है। भाव हरे का है हरियाली, खुश खुश रहने से खुशहाली। और ऊंचे से बनती ऊंचाई, बात समझ में अच्छी आई। ये सब नाम भाववाचक है, इनको सीखो समझे जाने। नहीं भूलना बच्चों इनको, बिल्कुल सही सही पहचाने। इसको बिल्कुल सही सही पहचाने। तो इस तरीके से जिस बच्चे का मन लगता होगा लय से, राइमिंग्स के द्वारा पढ़ने में या उस चीजों को याद करने में, तो बच्चा जो है अगर इस कविता को याद कर ले तो वो कभी भी जब उसके मन में कोई भी डाउट आएगा या उसको वो दूर करने की कोशिश करेगा, क्लास 5th में, क्लास 6th में, उसको तुरंत ये चीजें जो है, या क्लास 4th में भी, 3rd 4th 5th तक कम से कम, हम जहां पर लयात्मक नवाचार का ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं या प्रयोग कर सकते हैं, हम बच्चों को बिल्कुल ये बतलाएं, ताकि बच्चे इनको अंतर करने में सक्षम हो और वो इस चीज को समझ जाए कि कहाँ व्यक्तिवाचक होता है, कहाँ जातिवाचक होता है, कहाँ भाववाचक होता है। हम उनको तरह तरह की परिभाषाओं के माध्यम से उसको समझाने का प्रयास करते हैं, फिर भी बच्चे उसको भूलते हैं। हमारा एक प्रयास ये भी हो सकता है कि हम अपने लयात्मक नवाचार का प्रयोग करें और बच्चों को इन चीजों को याद करने में उनकी मदद करें। चलिए आगे देख लेते हैं। उसी प्रकार से विशेषण को भी समझाया जा सकता है बच्चों को। बच्चे विशेषण को भी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अगर हम देख लें लयात्मक नवाचार के माध्यम से ही, तो देखिए, सभी खूबियां बतलाता मैं, मुझे विशेषण कहते हैं। अंक सभी यह वह संज्ञा संग मेरे अंदर रहते हैं। थोड़ा ज्यादा कम संख्या परिमाण बताया करते हैं। निश्चित और अनिश्चित इस कारण कहलाया करते। बच्चों से हम बोलेंगे कि बेटा कोई भी ऐसे शब्द जो कोई ना कोई विशेषता बताए, वो उसको तो हम विशेषण कहते ही हैं। विशेषण पढ़ाने का एक तरीका ये भी, बच्चे हैं क्लास में, ग्रुप में बैठे हुए हैं, हम बच्चों से बोल रहे हैं, मैंने किसी एक बच्चे को खड़ा किया, बेटा इसके बारे में आप बताओ, ये क्या करता है, इसके बारे में क्या कोई खूबी तुमको समझ आ रही है? बच्चा बिल्कुल बोलेगा, बोलेगा यस मैम, ये तो बहुत अच्छा है पढ़ाई में, ये तो बहुत मेहनत करता है। हमने कहा तो ये क्या खूबी हुई बेटा? तो पढ़ाई में बहुत मेहनत करता है। उसको क्या बोलोगे बेटा? तो ये मैम परिश्रम, तो ये बहुत परिश्रमी। ठीक है, तो ये उसकी खूबी हो गई।
कोई कोई बच्चों का दिमाग शैतानी में चलेगा तो वो बोलेंगे मैम ये बच्चा तो बहुत टॉकेटिव है, ये बहुत बात करता है। तो मैंने कहा क्या बोलोगे बेटा उसको? तो वो बोलेगा मैम ये जो है बहुत बातूनी है, ये लड़का जो है वो बहुत बातूनी है। तो हम कहते ठीक है, तो ये इसकी विशेषता हो गई। फिर कहेंगे कि अच्छा बेटा मुझे ये बताओ कि जैसे कोई भी, मैंने कहा घास कैसा होता है? बच्चा बोलता है हरे रंग का होता है। ठीक है, आपके बाल कैसे हैं? काले हैं। आपके सामने ब्लैक बोर्ड है, वो कैसा आपको दिखाई दे रहा है? बच्चे बोलते हैं मैम काले रंग का है। मतलब ठीक है, तो ये विशेषण होता है, जो भी खूबी किसी चीज की होती है ये हमारा विशेषण कहलाता है। तो ये एक तरीका तो हमारा समझाने का वो हो गया। लेकिन अगर हम उसी चीज को अगर लयात्मक नवाचार के माध्यम से समझाना चाहें तो हमारे पास ये पंक्तियां जो है वो हमारे लिए बहुत ही मददगार सिद्ध होती है ना। तो बिल्कुल, सभी खूबियां बतलाता मैं, मुझे विशेषण कहते हैं, अंक सभी यह वह संज्ञा संग मेरे अंदर रहते हैं। थोड़ा ज्यादा कम संख्या परिमाण बताया करते हैं, निश्चित और अनिश्चित इस कारण कहलाया करते हैं। कैसा कैसी कैसे से उत्तर पर गुणवाचक हूं मैं। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि कैसा है या कैसी है या कैसे है, इन सारे उत्तरों पर ये क्या भेद हो जाएगा? गुणवाचक हो जाएगा। कैसा कैसी कैसे से उत्तर पर गुणवाचक हूं मैं, कितना कितने अंक बताए तब संख्यावाचक हूं। नाप तोल जुड़ जाने पर मैं परिमाण बन जाता हूँ। बिल्कुल ठीक, बच्चों को समझाइए कि जब अंकों की बात आए, जब अंकों की बात आती है तब वहां पर जो है ये विशेषण का कौन सा भेद हो जाता है? संख्यावाचक हो जाता है। और इसी प्रकार से जब नाप तोल की बात आए, जैसे हम हमेशा बच्चों को समझाते हैं ना, उदाहरण दे दे के माँ ने कहा जाओ बाजार से 2 मीटर कपड़ा ले आओ, 1 लीटर दूध ले आओ। तो जहां भी नाप तौल की बात आती है वहां पे ये क्या बन जाता है? परिमाण बन जाता है। यह वह संज्ञा संग मैं खुद को अलग रूप में पाता हूँ, ये वे इस उस उन्होंने, ये सब संज्ञा से पहले आकर, और सर्वनाम भी गदगद होता रूप विशेषण का पाकर। हम बच्चों को आगे समझाएंगे कि जब भी यह वह जो है वो संज्ञा के संग आते हैं तो इसका रूप जो है वो बदल जाता है कि किसकी बात हो रही है? ये हो रही है सार्वनामिक विशेषण की बात हो रही है ना। यह वह संज्ञा संग मैं खुद को अलग रूप में पाता हूँ, ये वे इस उस उन्होंने, ये सब संज्ञा सबसे पहले आकर, और सर्वनाम भी गदगद होता रूप विशेषण का पाकर। सर्वनाम जो है जब संज्ञा से पहले सर्वनाम आता है और वो उसकी विशेषता बताता है तब वो बन जाता है सार्वनामिक विशेषण, और सर्वनाम भी गदगद होता रूप विशेषण का पाकर। गुण संज्ञा परिणाम परिणाम भेद है और सार्वनामिक चौथा। इस तरीके से बच्चों को याद हो जाएगा कि जो विशेषण के है वो कितने भेद है? 4 भेद है। गुणवाचक संज्ञा है ना, परिमाणवाचक, संख्यावाचक संज्ञा और सार्वनामिक। तो बच्चों को ये भी याद हो गया। जल्दी से बतलाओ बच्चों गीत लगा तुमको कैसा। तो इस प्रकार से हमने लयात्मक नवाचार के माध्यम से विशेषण को हमने बच्चों को समझाया। ठीक है, तो इस तरीके से लयात्मक नवाचार के माध्यम से हम कई ऐसे विषयों को उठा के बच्चों के दिमाग में आसानी से उनको समझा सकते हैं ताकि बच्चे जो है वो उसे आसानी से ग्रहण कर सकें। ये जो है आपका, ये जो हम इन तरीकों को कब अपने आप में हम ढूंढना शुरू करते हैं कि बच्चों को हम किस तरीके से समझाएं कि ये सारी चीजें जो हैं वो बच्चों को समझ आने लगे, जब हम अपने विषय के साथ पढ़ाते पढ़ाते जब हमारा भी समय बीतता चला जाता है, शिक्षकों का खुद का भी समय, हमें बच्चों के दिमाग तक पहुंचने का अवसर मिलता है। हम हर दिन ये नया प्रयास करते हैं कि अपने मैं इस बात को बच्चों तक कैसे पहुंचाऊं या उनको अपनी चीज को किस माध्यम से और कैसे उनको बहुत अच्छे तरीके से समझा पाए, हम लोग का ये प्रयास रहता है ना। तो जैसे जैसे समय बीता है हम अपने विषय के साथ जुड़ते जाते हैं, साथ ही साथ हम बच्चों से भी अपनत्व की भावना रखते हैं, और इस तरीके से जब हम बच्चों से जुड़ते हैं और बच्चा भी हमसे अपना जुड़ाव महसूस करता है, धीरे धीरे हम उनकी दिक्कतों को समझते हुए उसको दूर करते हैं और उनको समझाने का प्रयास करते हैं। आगे देखिए।
अगर हम बात करते हैं कक्षा 9 की, ठीक है, अगर हम बात करते हैं कक्षा 9 की, जहाँ पे हम पढ़ाते हैं बच्चों को अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। अर्थ के आधार पर जब हम वाक्य भेद पढ़ाते हैं बच्चों को, वहां के लिए भी कुछ पंक्तियां लिखी गई हैं, उसको ध्यान से देखिए। सूचना विधान है, वाह विस्मय पहचान है, न का अर्थ निषेध है, आज्ञा में निर्देश है, अनुमति है आदेश है, इच्छा चाह विशेष है, क्या से क्यों से प्रश्न बनी, शायद से संदेह जनी, यदि से हो संकेत की बात, वाक्य सभी हो बैठे या। इस सूत्र के माध्यम से या फिर कई विषयों में इन तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से अगर हम अपने हिंदी में भी इन तरीकों को अपनाना चाहें तो बिल्कुल अपनाएं, ताकि बच्चे जो हैं इसको बहुत ही सरलता के साथ याद कर सकें, है ना। बच्चों को जब अर्थ के आधार पर वाक्य भेद पढ़ाया जाता है तो हम बोलते हैं बच्चों को कि सूचना विधान है। अगर कोई भी साधारण बात आपको सूचित की जा रही है या आपको बताया जा रहा है तो वहां पर हो जाता है विधानवाचक वाक्य। उसी प्रकार से अगर हम वाह की बात करते हैं या कुछ हैरानी की बात करते हैं तो वो विस्मयवाचक वाक्य की पहचान बन जाता है। न का अर्थ निषेध है, जहां न की बात आई या नहीं की बात आई वहां जो है वो वाक्य कौन सा वाक्य हो जाता है, निषेधात्मक वाक्य हो जाता है। उस निषेधात्मक मतलब जिसमें ना की बात की गई है। आज्ञा में निर्देश है, आज्ञावाचक वाक्य में क्या दिया जाता है, निर्देश दिया जाता है। उसी प्रकार से अनुमति है आदेश है, आज्ञा में आज्ञावाचक जो वाक्य होते हैं उनमें निर्देश दिया जाता है, अनुमति दी जाती है, ऑर्डर दिया जाता है, आदेश है, इच्छा भी है, चाह भी है। अगर हम इन चीजों को देखेंगे तो वहां पर क्या होगा, आज्ञा में निर्देश है, अनुमति है, आदेश है, इच्छा चाह विशेष है। अगर क्या से और क्यों की बात करें तो वहां प्रश्न बनता है, क्या से क्यों से प्रश्न बने। जहां क्या और क्यों की बात आ गई तो वहां प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। उसी प्रकार से अगर जहां शायद या संभावना की बात आ जाए तो वहां पे हो जाता है संदेहवाचक। यदि से हो संकेत की बात, वाक्य सभी हो बैठे याद सभी हो, वाक्य सभी हो बैठे याद। जब संकेत यदि जहां आ जाता है तो वहां हम समझ जाते हैं कि वहां पर संकेत आ गया, संकेतवाचक वाक्य आ गया। तो इस प्रकार से जो बच्चे हैं अर्थ के आधार पर जो भी वाक्य भेद हैं उसको वो बहुत आराम से याद करेंगे। सूचना विधान है, वाह विस्मय पहचान है, न का अर्थ निषेध है, आज्ञा में निर्देश है, अनुमति है आदेश है, इच्छा चाह विशेष है, क्या से क्यों से प्रश्न बने, शायद से संदेह जने, यदि से हो संकेत की बात, वाक्य सभी को बैठे या। तो इस तरीके से बच्चा जो है अर्थ के आधार पर वाक्य भेद को अच्छी तरीके से याद कर लेगा और साथ ही साथ उसको ये भी समझ में आ जाएगा कि कौन सा सेंटेंस जो है उसका वो कौन सा प्रकार है। तो बच्चे इसको बहुत आसानी से ग्रहण करेंगे, बच्चा इसको बहुत आराम से आत्मसात कर लेगा। आगे कक्षा 9 की ही जब हम बात करते हैं, कक्षा 9 में ही जब समास को उठाया जाता है पढ़ाने के लिए, अगर हम वहां पे देखते हैं देख लीजिए जैसे समास है, ठीक है, हर समास के भेद को पढ़ाने का लोगों का अलग अलग तरीका होता है। मेरा अपना तरीका ये है, समास जैसे हम उसको समझा रहे हैं तो पर उनके जो भेद हैं, प्रकार है, उनका डेफिनेशन तो रहता ही रहता है, परिभाषा। कहीं प्रथम पद जो है वो मुख्य हो गया, कहीं उत्तर पद जो होता है यानी बाद वाला शब्द उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल जाती है। इस तरीके से हर प्रकार का कुछ ना कुछ तो परिभाषा है। लेकिन बच्चों को अगर हम इस समास को पहचानने में उनकी हेल्प करें तो बच्चे जो है इसको बहुत आसानी से पकड़ते हैं। अगर मैंने समास की बात की, अगर बच्चों से मैंने बोला कि बेटा तत्पुरुष समास को आप कैसे पहचानोगे, तत्पुरुष समास को आप कैसे पहचान सकते हैं, बच्चे दिमाग लगाएंगे, सोचेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे। वो जो उनके पुस्तक में लिखा है या जो हमने कभी उनको पढ़ के बताया उसको बताने की वो कोशिश करेंगे।
लेकिन वो खुद में ही उलझे हुए से आपको मिलेंगे। हम उनको समझाते हैं कि ठीक है, जब भी तत्पुरुष समास की बात आए तो आप इसका जो भी शब्द है आप उसका विग्रह करिए। विग्रह करने के बाद अगर आपको वहां पे विभक्ति मिलती है, कारक के 8 विभक्तियां में से कोई भी विभक्ति मिलती है, तो वो आपका क्या हो जाता है? तत्पुरुष समास। जैसे पुस्तकालय, पुस्तक के लिए आलय, संप्रदान का रूप मिला, ये आपका हो गया तत्पुरुष समास। ऐसे ही कई उदाहरणों के माध्यम से हम उनको समझाएंगे कि बच्चों आप इसका विग्रह कीजिए। अगर विग्रह करने के बाद आपको कारक के 8 भेदों में से कोई सा भी भेद मिलता है तो वो आपका कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। उसी प्रकार से हम द्विगु समास की बात करें। द्विगु समास में जहां बात आई, हम बच्चों को ये समझाएं कि जो द्विगु समास होता है बेटा, वहां अंक आते हैं। जहां भी अंकों की बात आती है तो वहां हो जाता है आपका द्विगु समास। जहां संख्या आई वहां आपका द्विगु समास है। बच्चों ने झट उसको पकड़ा कि अच्छा यहाँ तो तिरंगा है, चौराहा है ना। तो इस तरीके से बच्चे उसको जानेंगे कि अच्छा यहाँ तो आ रहा है, ये अंक वाले शब्द आ रहे हैं, यानी कि हमारा कौन सा शब्द हो जाएगा? कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। द्विगु समास हो जाएगा। फिर ठीक उसी प्रकार से अगर हमने बच्चों को बोला कि अच्छा बच्चों बताओ द्वंद्व समास में क्या विशेषता है? द्वंद्व समास को हम बच्चे फिर सोचेंगे, हम बच्चों को समझाएंगे कि बेटा द्वंद्व का है कि आपस में कोई भी एक दूसरे को कम मानने के लिए तैयार नहीं है, आपस में ही उलझन है ना, कोई किसी की बात मानने को तैयार नहीं है। तो इसमें ऐसे दो पद होते हैं जिनका दोनों का ही बराबर ही प्रधानता होती है। इसमें कोई भी पद, पहला पद या बाद का पद, कोई भी महत्वपूर्ण नहीं होता है, बल्कि ये क्या होता है, दोनों पद जो है जिसके समान रहते हैं। तो ऐसे जगह जैसे खट्टा मीठा हो गया, दिन रात हो गया, इनकी आप उनको और पहचान बता सकते हैं कि जैसे जिन शब्दों के माध्यम कभी कभी जैसे दिन रात, खट्टा मीठा, बीच में योजक चिन्ह आ जाते हैं, विलोम शब्द हो, समान शब्द हो, ऐसे शब्दों में आप देखिएगा जहां पे दोनों ही पद जो है वो बराबर की प्रधानता लिए हो, तो वहां पर होता है आपका द्वंद्व समास। तो बच्चों के दिमाग में इस तरीके से सभी समास को पहचानने की प्रक्रिया जो है वो चल रही है और उसको वो समझाने का प्रयास करेंगे। अब हो सकता है वो बहुत ज्यादा परिभाषा को या उसकी बात को समझने के लिए तैयार ना हो, लेकिन वो करेंगे कि अच्छा मैम ने तो बताया था या सर ने बताया था कि तत्पुरुष समास है, तो वहां हमको कारक की विभक्तियां मिलती है, तो वो उसको पकड़ लेगा कि वो क्या है, तत्पुरुष समास है। इसी प्रकार से कर्मधारय समास, इसी कारण से है फिर कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में भी बच्चे ज्यादा उलझते हैं। वो बोलते हैं कि मैम कहीं जब उसका विग्रह करते हैं तो है आ जाता है जो आ जाता है, कभी जब हम देखते हैं तो कहीं आ जाता है बीच में रूपी, कहीं हम अगर किसी शब्द का वर्णन करते हैं तो वहां पर आ जाता है बीच में के समान। तो आखिर ये क्यों होता है? कहीं पे कर्मधारय समास का विग्रह करते समय एक ये बड़ी समस्या है बच्चों की, वो नहीं समझ पाते हैं कि जब हम कर्मधारय समास का प्रयोग कर रहे हैं तो वहां कहीं पर है जो आ जाता है, कहीं बीच में उनके रूपी आ जाता है, कहीं के समान आ जाता है, और बच्चे इस चीज को समझने में फिर मुश्किल आती है उनको कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। तब हम बच्चों को समझाएंगे। सबसे पहली बात होती है कर्मधारय समास में कि उसमें विशेषण और विशेष्य होता है। विशेषण और विशेष्य, विशेष जिसकी विशेषता बताई जाती है, विशेषण जो जैसे कि मीठा आम, इसमें विशेषण हो गया मीठा और विशेष्य हो गया आम। आम कैसा है? मीठा है, तो यहाँ पर विशेष्य हो गया आम और विशेषण हो गया मीठा। तो उसी प्रकार से मैंने कहा कि जब भी कर्मधारय समास होगा बेटा तो एक इसमें जरूर या तो विशेषण या तो विशेष्य जरूर होगा। एक हमने उनको आसान सा उदाहरण देकर दे दिया, नील गगन। नील गगन अगर पहले विशेषण आया बाद में विशेष आ रहा है, यानी कि नील गगन, नीला है जो गगन, हम इसको ऐसे, तो हम बच्चों को हमने सिखाया कि जहां पहले विशेषण आया और बाद में विशेष्य आता है उनके बीच में हो जाता है जो।
उसी प्रकार से अब हम बच्चों को साधारण से ऊपर की तरफ उठा रहे हैं, सरलता से कठिनाई की ओर हम ले जा रहे हैं बच्चों को। उपमेय और उपमान, बच्चों को हम उपमेय और उपमान सिखा रहे हैं। ठीक है, उपमेय मतलब जिसकी तुलना की जाती है, उपमान जिससे उसकी तुलना की जाती है। बच्चे विशेषण विशेषण तो बहुत आसानी से समझ लेते हैं। अब हमने विशेषण को ही अब अलग रूप में दिखाया, उनको उपमेय और उपमान के रूप में दिखाया। एक तो जिसकी हम तुलना कर रहे हैं और दूसरा जिससे तुलना की जा रही है। तो जब उपमेय और उपमान आते हैं तो हम बच्चों को समझाएंगे कि बीच में हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, रूपी का इस्तेमाल कर रहे हैं। बीच में क्या आएगा, रूपी। जैसे क्रोधाग्नि जब हम बोलते हैं तो क्रोध की तुलना जो है वो अग्नि से कर रहे हैं। क्रोध की तुलना हमने अग्नि से की तो वहां पर हो गया क्रोध रूपी अग्नि। उसी प्रकार से अगर हम बच्चों को समझाएं कि चरण, चरण की जो है वो तुलना की जा रही है कमल के साथ। ठीक है, यहाँ चरण, चरण जो है उपमेय, इसकी तुलना की जा रही है, और कमल, कमल जो है वो उपमान है, उससे तुलना की जा रही है। तब यहाँ पे क्या हो गया, चरण रूपी कमल, यानी कि चरण कमल। तो बच्चों ने देखा कि विशेषण और विशेष्य था तो वहां पर है जो आ रहा था। इसी प्रकार से जब उपमेय आया और उपमान आया तो बीच में उनको क्या दिखा, रूपी दिखा। अगर हम कहें कि अच्छा बेटा अब इसका क्रम बदल देते हैं हम लोग, उपमेय को अब हम पहले कर देते हैं और उपमान को हम लोग उपमान को हम पहले कर देते हैं और उपमेय को अब हम बाद में कर देते हैं। बच्चा ध्यान देगा कि हाँ ठीक है, ये तो अब इसका क्रम बदल रहा है। बच्चा बोलेगा कि हाँ मैम यहाँ तो इसका क्रम बदला। हम बोलेंगे कमल नयन। ठीक है, अब हमने देखा कि जिससे हमने तुलना की थी यानी कि उपमान, वो आ गया आगे, तो वो हो गया कमल आ गया आगे, और नयन जिसकी हम तुलना कर रहे हैं वो आ गया पीछे, कमल नयन। तो यहाँ पर हो जाएगा के समान। जब उपमान पहले हो, उपमेय बाद में हो, तो वहां पर क्या हो जाएगा, कमल के समान। बीच में ऐसे शब्द जब भी आए तो वहां उनके बीच में के समान का प्रयोग किया जाएगा। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। हमने देखा कि मुख जिसकी तुलना की जा रही है वो बाद में है और जिससे तुलना की जा रही है वो पहले है। चंद्रमा से तुलना की गई चेहरे की या मुख की, चंद्रमुख। तो यहाँ पर भी क्या आ गया, चंद्रमा के समान मुख। तो इस तरीके से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कैसे कर्मधारय समास में इनका प्रयोग जो है, कहीं है जो आता है, बीच में रूपी आता है, कहाँ कहीं के समान आ जाता है। तो अब बच्चों को ये अंतर पता चल जाएगा कि ठीक सही बात है, पहले विशेषण विशेष्य था तो बीच में है जो आया, उसी प्रकार से जब उपमेय और उपमान आया तो बीच में रूपी लग गया। अगर जब हमने इसका क्रम बदला यानी कि पहले उपमान और बाद में उपमेय, तो बीच में क्या लग गया, के समान लग गया। तो इस तरीके से बच्चे जो हैं इस कर्मधारय समास को समझने में बहुत हद तक सफल हो जाएंगे। हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि बच्चे जो हैं वो कम से कम गलतियां करें और अपना जो विषय है उसको ग्रहण जरूर करें। हमने देख लिया कर्मधारय समास, हमने देख लिया द्विगु समास, तत्पुरुष समास हमने देख लिया। इसी प्रकार से बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास में भी बच्चों को दिक्कत होती है। बहुव्रीहि समास को भी आप वैसे ही समझाइए कि ठीक है बेटा, जब हम उसका करते हैं बहुव्रीहि समास में समास विग्रह, तो एक समान अर्थ तो दिखता है, उसके साथ ही हट के एक तीसरा अर्थ निकल जाता है। जैसे त्रिनेत्र, या फिर हम बोले बहुव्रीहि समास के लिए दशानन बोलते हैं। दश है आनंद जिसके, 10 सिर वाले, अर्थात हमको पता है कि 10 सिर वाले कौन है, 10 सिर वाले कौन है, रावण है। तो रावण क्या हो गया, बहुव्रीहि समास हो गया। तीसरा अर्थ जब हट के निकलेगा, जहां ही आप समझे कि तीसरा अर्थ जो है वो निकल के आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो बच्चों को इस तरीके से हम कई माध्यम से बता सकते हैं। ट्रिक ऐसे बताएं छोटे छोटे, जिससे बच्चे जो है वो अपने प्रश्न को समझ के और आगे बढ़ सके। और भी कई विषय है हमारी बात करने के लिए। कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में दिया गया है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य दिया गया है, देखिए इसको, अगर इसको भी ठीक है, ये रचना के आधार पर है वाक्य भेद, उसमें से एक भेद है मिश्र वाक्य। सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य बच्चों को पढ़ाया जाता है संरचना के आधार पर। सरल को समझना आसान है थोड़ा, बच्चे संयुक्त को भी समझ जाते हैं, लेकिन मिश्र वाक्य में वो अक्सर उलझा हुआ दिखा करते हैं।
तो हम उनको इस सूत्र के माध्यम से उनको अगर हम ये याद करवाने का प्रयास करवाएं कि ये मिश्र वाक्य है, तो वो उसको पकड़ेंगे। देखिए, जैसे, जो, जिसे, जिसने, जिन्होंने, जिसका, जिसकी, जैसे ही, ज्यों ही, जब ही, जब जब, जहां जहां, की, क्योंकि, ताकि, यदि, अगर, यद्यपि, तथापि, जबकि, फिर भी, ये सारे शब्द जो आएंगे, अगर ये शब्द आपको कहीं भी दिखे तो आप इसको तुरंत समझ जाएं कि यहाँ पर ये कौन सा वाक्य है, मिश्र वाक्य है। बच्चे इसमें अक्सर उलझते हुए आपको दिखाई देते हैं। तो हमने इनको ये सारे शब्द जो है अगर हम उनको याद करवा दें या एक सूत्र के माध्यम में हम उनको दे दें, तो बच्चे इसको बहुत ही आराम से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे, जो, जिसे, जिसने, जिन्होंने, जिसका, जिसकी, जैसे ही, जो ही, जब जब, जहां जहां, की, क्योंकि, ताकि, यदि, अगर, यद्यपि, तथापि, जबकि और फिर भी। इनका कुछ प्रयोग भी उनके सामने रख दें। जैसे कि अध्यापक ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा। अध्यापक ने कहा कि, बच्चे ने देख लिया कि अच्छा यहाँ तो की आया, यानी कि ये मिश्र वाक्य है। वह लड़का मेरा मित्र है जो पेड़ के पास खड़ा है। बच्चे ने देखा यहाँ तो जो आया है। मोर ऐसा पक्षी है जिसका नृत्य सभी देखना चाहते हैं। बच्चे उसको भी पकड़ लेंगे। जिसका, यह वही पुस्तक है जिसे मैं ढूंढ रहा था। जिसे का प्रयोग हुआ इस वाक्य में, बच्चे ने उसको भी समझ लिया। यह वही लड़का है जो कल दौड़ में प्रथम आया था। फिर यहाँ जो आया, वह इसलिए बाजार गया क्योंकि उसे जूते खरीदने थे। यहाँ क्योंकि का इस्तेमाल हुआ। जब ज्ञान चक्षु खुले तब मैंने उन्हें पहचान लिया। जब, तो इस प्रकार से बच्चे जब तरह तरह से अपने वाक्यों का प्रयोग करेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि यहाँ पे जो है ये मिश्र वाक्य का प्रयोग हो रहा है। और इस प्रकार से जब उन्हें भेद पहचानने की बात आएगी तो वो उसको बहुत आराम से समझ पाएंगे। क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण में भी बच्चे जो है जब इनकी भेद पहचानने की बात होती है तो वहां पे भी थोड़ा परेशान दिखते हैं। क्लास 6, 7, 8 में ये आपका टॉपिक होता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के भेद, ये अव्यय शब्द है। अव्यय शब्द का ये पहला भेद है क्रिया विशेषण। तो बच्चे इसके भेदों को भी पहचानने में थोड़ा दिक्कत करते हैं। अगर हम उनको बोलें कि बेटा बस आपको इन 4 शब्दों को याद रखना है, कैसे, कब, कहाँ, कितना। बच्चों ने अगर इसको याद कर लिया, कैसे, कब, कहाँ, कितना, तो अब वो रिलेट करके खुद ही इसका जो है वो निकालेंगे उत्तर। कैसे, देखिए, जब भी कैसे की बात आती है तो रीति, रीति का अर्थ ही होता है ढंग या तरीका। बच्चे ने देखा कि काम जो है वो किस तरीके से हो रहा है, वो समझ जाएगा कि अच्छा ये तो काम करने का तरीका है, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कैसे, कैसे का जहां भी उत्तर मिला वो हो जाएगा आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जैसे मैंने कहा रमा सुंदर लिखती है। कैसा लिखती है, सुंदर लिखती है। बच्चे ने बताया कि रमा जो है वो उसका लिखने का तरीका सुंदर है। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, आपको यहाँ पे मिल गया, क्या उत्तर मिला, कैसे का उत्तर मिला। तो ये हमारा कौन सा क्रिया विशेषण बन गया, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। उसी प्रकार से जब कब की बात है, जब मैंने पूछा अगर कोई ऐसा वाक्य हम बच्चों के सामने रखें जिसमें कब का प्रयोग किया गया है, तो इससे हमें समय का पता चलेगा। बच्चे शाम को घूमने जाते हैं। कब जाते हैं, शाम को। तो इस तरीके से जब कब की बात पता चलेगी या काल की बात, समय की बात पता चलेगी, तो बच्चों को पता चल जाएगा कि अच्छा यहाँ पे तो कालवाचक क्रिया विशेषण है। उसी प्रकार से कहाँ, कहाँ की जब बात आती है, स्थान की बात आती है, तो बच्चे समझ जाएंगे कि वहां पर है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अच्छा, स्थानवाचक कई पुस्तकों में देखा जाता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण की जब बात होती है तो वहां पे वो वर्ड्स दे देते हैं, शब्द दे देते हैं। जैसे बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, पार्क में, तो ये गलत है। यहाँ पार्क में यहाँ संज्ञावाची शब्द नहीं होने चाहिए, यहाँ नाम नहीं होना चाहिए, हमको इसको ध्यान देना है। बच्चे ऊपर छत पर खेल रहे हैं, बच्चे नीचे खेल रहे हैं। इस तरीके से ऊपर नीचे ये स्थान बताएगा, दिशा भी बताएगा, लेकिन ये संज्ञावाची शब्द जो है वो नहीं होने चाहिए।
उसी प्रकार से हम आगे बढ़े, जब कितने की बात आई तब वहां पर हो जाता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, अब बच्चे खूब हंसे, कितना हंसे, खूब हंसे, तो वहां पर आपका कौन सा विशेषण हो जाएगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि अगर क्रिया विशेषण है और हम बच्चों को उसको याद करवाना चाह रहे हैं उसके प्रकार को, तो हम उससे बोलेंगे बस बच्चों इसको याद करो, कैसे, कब, कहाँ, कितना। बच्चे समझ जाएंगे, ठीक है, सही बात है, यहाँ कैसे रीतिवाचक, कब कालवाचक, कहाँ स्थानवाचक और कितना परिमाणवाचक। तो बच्चे जो है इसको भी याद करने का प्रयास आपके साथ करेंगे। क्रिया का भेद, बच्चे अक्सर अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं में अंतर करने में दिक्कत करते हैं। ठीक है, हम बच्चों को अगर पढ़ाया जाए, अगर हम इन्हें ऐसे पढ़ाएं, अकर्मक क्रिया, अ का मतलब होता है नहीं, जहां पर कर्म उपस्थित नहीं होता है उन क्रियाओं को हम क्या बोलते हैं, जहां पे कर्म उपस्थित नहीं हुआ। अब कर्म क्या होता है, कर्म जिस पर क्रिया का फल पड़े, कोई काम हो रहा है, जैसे बच्चा जो है, बच्चा गेंद से खेल रहा है, खेल तो बच्चा रहा है, लेकिन उस कार्य का असर जो है, परिणाम जो है वो किस पर पड़ रहा है, गेंद के ऊपर पड़ रहा है। तो हमने देखा कि बच्चा जो है वो गेंद से खेल रहा है और उस क्रिया का असर जो है वो किस पे पड़ रहा है, सॉरी, अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में कर्म रहित होता है, बच्चा खेल रहा है, बच्चा खेल रहा है, हमने कहा। तो हमने देखा कि बच्चा खेल तो रहा है, लेकिन इस क्रिया का असर जो है, इसका व्यापार का फल जो है वो डायरेक्ट कर्ता पर ही पड़ता है, तब वहां पर क्या हो जाती है, अकर्मक क्रिया। उसी प्रकार से जो हम पहला उदाहरण दे रहे थे, सकर्मक मतलब कर्म के साथ, जैसे बच्चा गेंद से खेल रहा है, बच्चा खेल रहा है, हो जाएगा अकर्मक क्रिया, लेकिन उसी वाक्य में मैंने अगर जोड़ दिया बच्चा गेंद से खेल रहा है, बच्चा कैसे खेल रहा है, गेंद से खेल रहा है, तो वो वहां पे क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया। क्यों, क्योंकि इस क्रिया में बीच में मिल गया गेंद, जिसमें क्रिया का असर जो है वो उस गेंद के ऊपर पड़ रहा है। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दीजिए। उसी प्रकार से हम आगे देखें, बच्चे संधि, संधि का भेद भी नहीं पहचानते हैं आगे। ठीक है, संधि बच्चों के लिए थोड़ा कठिन होता है। संधि अगर हम देखें तो स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, तीनों संधि जो है अपने आप में अलग ही अपना महत्व रखता है। और बच्चों को समझने में अगर हम शुरुआती कक्षाओं में इसका थोड़ा खेल जैसा ज्ञान दे दे तो इसको बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। अगर हम इसको बोलें कि स्वर संधि के पांचों भेद को हम उनके पंजे पर खेल के हिसाब से उनको याद करवा दें, बच्चे की उंगलियों पर उनको याद करवा दें। दीर्घ गुण वृद्धि यण आदि, आ ई, आ ई उ, ए ओ अर, ए औ, य व अर, अय, आय, अव और आ। तो बच्चे जो हैं इसको याद करने का प्रयास जरूर करेंगे। दीर्घ स्वर संधि है, फिर से हम देखिए, दीर्घ स्वर, दीर्घ गुण स्वर, वृद्धि यण अयादि, और बच्चे जो हैं जब इसको अपने पांचों उंगलियों पर पाएंगे और उसकी मात्राओं को वहीं दीर्घ स्वर संधि में जहां तक जाता है, आ, ई और बड़ा ओ की मात्राओं को देखा जाता है, आप उसको वहां तक लेके जाइए। इसी प्रकार से जब हम गुण स्वर संधि की बात करते हैं तो उसमें देखिए मात्रा कहाँ तक आगे बढ़ती है, ए ओ अर तक जाती है। उसी प्रकार से जब हम वृद्धि स्वर संधि की बात करते हैं तो मात्रा जो है वो ए और औ तक आगे बढ़ जाती है। उसके बाद हटके कुछ अलग रूप आता है इनका यण स्वर संधि में, य, व और अर, और उसी के बाद अयादि स्वर संधि में जब इनका आपस में मिलना होता है, अय, आय, अब और आ। तो पंजे पर खेल की विधि से
हम बच्चों को स्वर संधि के 5 भेद को याद करवा सकते हैं, उनके नाम को और उनके नियम को हम याद करवा सकते हैं। उसके बाद जब ये चीजें उनके सामने आएंगी, वो उसको जरूर याद करेंगे और उसका प्रयोग भी करना सीखेंगे। तो ये थी कई विधियां जिसमें हम लयात्मक नवाचार का इस्तेमाल कर रहे थे, प्रयोग कर रहे थे और बच्चों को सिखाने का प्रयास कर रहे थे। हिंदी विषय जो है वो बच्चों को संस्कार सिखाता है। ठीक है, सारे विषयों का अपना अपना महत्व होता है। मैथ्स है, साइंस है, ये सब व्यावसायिक हम इनको बोल सकते हैं विषय हैं, लेकिन हिंदी जो है हम अपने बच्चों को उनके संस्कारों से जोड़ते हैं और बच्चा जो है अपने व्यक्तित्व में जब इसको लेता है, बच्चा जब अपने व्यक्तित्व में इसको ग्रहण करता है तो बहुत ही सुंदर रूप ग्रहण करता है और वो आने वाले समय में अपने इस हिंदी जो उसने सीखा है उसको वो अपने आगे के स्तर पर लिए चलता है। तो हमने देखा इस कार्यशाला में कि कैसे हम नए प्रयोगों का इस्तेमाल कर अपने व्याकरण शिक्षण को थोड़ा सा बच्चों से खेलते हुए उनके साथ हम उनको सिखाते हैं और बच्चे भी उसको खेलते हुए बहुत ही आनंद से सीख लेते हैं। धन्यवाद। थैंक यू रेखा मैम। आज आपने हिंदी के विषय में हमें काफी अच्छी शिक्षा दी। आपने जो टॉपिक बताया, खासतौर पर समास, क्रिया और क्रिया विशेषण के बारे में आपने जो समझाया वो बहुत ही अच्छा था। आपने व्याकरण को खुद हमें समझने और बच्चों को समझाने का जो माध्यम या तरीका बताया बहुत ही प्रभावपूर्ण था। इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे खासकर इसी सब्जेक्ट से बहुत ही घबराते हैं और खासकर ग्रामर तो और भी पढ़ना नहीं चाहते, लेकिन आपने खेल खेल में ग्रामर हम भी अपने क्लास में पढ़ने की कोशिश करेंगे और एक माहौल देने की कोशिश करेंगे क्लास में, ताकि बच्चों को भी हिंदी के सब्जेक्ट में काफी रुचि हो और वे खेल के माध्यम में व्याकरण को बनाने की कोशिश करें। थैंक यू मैम। धन्यवाद रजनी मैम। धन्यवाद रजनी मैम। अगर आप लोग भी अपना अनुभव कुछ अभी शेयर करना चाहते हैं, हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप लोग भी कर सकते हैं मैम। कोई भी अगर अपना कोई अनुभव हमारे साथ बांटना चाहता है तो बिल्कुल आप बताइए। हाँ रेखा मैम, it was a wonderful. बोलिए मैम। I was listening to हमें पूरा जैसा थैंक यू मैम। बोला कि